नमस्कार आप सभी को हमारा YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का क्लास है रीतिकाल। क्या है? रीतिकाल। आज देखेंगे कि पहले भक्ति काल खत्म कर दिए, उससे पहले आदिकाल खत्म हो चुका है और उससे साहित्य लेखन भी खत्म हो चुका है और आधुनिक काल भी खत्म हो चुका है। आप लोग देख चुके होंगे क्लास, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का उदय कैसे हुआ, रीति से क्या अभिप्राय है, तो रीतिकाल का उदय की पृष्ठभूमि क्या रहा है, रीतिकालीन काल की विशेषता क्या है, या तो फिर रीतिकाल के प्रवर्तक कौन हुए और कौन किसने को माना है, उनके प्रस्तोता कौन हुए, रीतिकाल के आचार्य कौन हुए, कौन कौन से आलोचक ने क्या क्या कहा है किस लेखक के बारे में, रचनाकार के बारे में, और सब महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे। और चलिए आगे चलते हैं समय ना गवाते हुए। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि रीतिकाल क्या पढ़ना है। आज हम लोग का टॉपिक है रीतिकाल। क्या है रीतिकाल? पहले देखेंगे रीतिकाल। रीति मतलब क्या होता है? रीति मतलब होता है रास्ता या तो पद्धति, शैली। ठीक है, रीति क्या मतलब? रीति जैसे कुछ कहते हैं ना कि ये रीति रिवाज है। रीति रिवाज मतलब क्या होता है? ये आज से नहीं, ये पुरखों से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से, उसको रीति रिवाज कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? रास्ता, पद्धति भी कह सकते हैं। ठीक है, रास्ता या तो पद्धति। क्या है? रीति मतलब क्या होता है? रास्ता, पद्धति। ठीक है, जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, ये हुआ। और काल मतलब समय। काल मतलब समय, अभी तो जानते होंगे। ठीक है, तो रीतिकाल, रीति मतलब पद्धति चली आ रही है। तो रास्ता क्या चीज का? तो पद्धति, रीति क्या चीज का चला आ रहा था? तो अलंकार का। ठीक है, अलंकार का, श्रृंगार का, ठीक है, रस का, ये सब का लिखे हुए, मतलब इस सब का रचना इस सब पे काव्यांग पे होता था रचना। ठीक है, तो यही पद्धति चले आ रहा था। अब देखेंगे रीतिकाल के समय में, ठीक है, इनका समय सीमा क्या है, किसने क्या माना है, क्या नामकरण दिया है, सब देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, देखते हैं कि रीतिकाल का नामकरण। क्या देखते हैं? रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल का, रीति मतलब समझा दिए आप लोग क्या होता है, सो नामकरण का कौन कौन करते हैं। तो रीतिकाल का नामकरण सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण ही रीतिकाल का नाम दिया है। क्या दिया है? रीति ग्रंथों का प्रचुरता, मतलब इसमें सबसे ज्यादा क्या चीज का ग्रंथ रचना हुआ है इस काल में? क्या चीज का रचना? रीति ग्रंथ। रीति ग्रंथ मतलब वही अलंकार, काव्य, ठीक है, रस, यही सब बात पे ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब क्या बोला? रीतिकाल, रीति के ग्रंथों की प्रचुरता रहने के कारण इसको नाम पड़ा क्या? रीतिकाल। ठीक है, किसने दिया रीतिकाल? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, रीति ग्रंथ क्या होता है तो वो अब जान लेंगे। रीति ग्रंथ क्या है? रीति ग्रंथ का तात्पर्य है काव्य अंगों। ठीक है, काव्य अंगों। काव्य अंगों मतलब काव्य अंग। काव्य अंग मतलब काव्य के अंग। ठीक है, काव्य के अंग। हाँ, काव्य के अंग। काव्य के अंग क्या क्या होते हैं? जैसे काव्य के अंग मानते हैं, काव्य के एक भाग अंग हम लेते हैं अलंकार को। ठीक है, क्या? अलंकार को। हाँ, अलंकार को लेते हैं। अलंकार को लेते हैं तो अलंकार पे समस्त रूप से चर्चा करेंगे। ठीक, कितने भेद हुए, कौन कौन से हुए, ठीक है, एक एक उदाहरण सहित हम देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो? काव्य अंग, काव्य के सभी अंगों पे बात करना। ठीक है, वो काव्य अंग हो गया। तो बोलता है कि रीति ग्रंथ किसको कहते हैं? तो रीति ग्रंथ का तात्पर्य काव्य अंग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों से लिया जाता है। मतलब जो काव्य के सभी अंगों पे बात किया जाता है उसको क्या कहते हैं? रीति ग्रंथ कहते हैं। समझिए आप लोग, रीति ग्रंथ किसको कहते हैं? जो काव्य के सभी अंगों पे बात करे उसको रीति ग्रंथ कहते हैं। तो काव्य के सभी अंग मतलब अलंकार, रस, इस सब पे सब बात हो। अब चलते हैं आगे। ठीक है, कि लक्षण ग्रंथ। क्या? लक्षण ग्रंथ जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद, क्या, जिन ग्रंथों में क्या है? जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका भेद आदि काव्य तत्वों का निरूपण लक्षण उदाहरण शैली में किया, उन्हें लक्षण ग्रंथ या रीति ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, अच्छा, लक्षण से यहाँ दो तात्पर्य। क्या है? लक्षण से दो तात्पर्य। ठीक है, लक्षण से एक लक्ष्य करके लिखना होता है। ठीक है, लक्ष्य करके, कोई चीज एक लक्ष्य करके। हाँ, क्या? लक्षण, लक्षण से एक लक्ष्य करके लिखना होता है। ठीक है, लक्ष्य करके लिखते हैं। क्या लक्ष्य के हम मान लेते हैं? रस पे। ठीक है, मान लेते हैं रस के सभी अंगों पे, रस को हम लेके निरूपण किया। ठीक है, रस को लिख के लिखे, मतलब नियम कानून। ठीक है, तो क्या होता है? नियम कानून। जैसे कि अभी मान लेते हैं क्लास में बैठे हैं। क्या बैठे हम लोग? एक क्लास में बैठे हैं। ठीक है, अभी क्लास में एक रूल है। ठीक, क्या है रूल है?
कि कोई भी इंसान बैठेगा सबका ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका ध्यान व्हाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? एक लक्षण लिए, मतलब एक लक्ष्य करके पढ़ाएं क्या चीज़, बोल सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए? व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्या लिख रहे हैं वो देखना है। तो यही होता है लक्षण का मतलब किसी चीज़ का लक्ष्य करके बताना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए, और क्या उदाहरण से सही तो बोल, जैसे लक्षण ग्रंथ, जिन ग्रंथों में अलंकार, रस, ध्वनि, नायिका, भेद, ये तो ये हुआ ही। ठीक है, दूसरा क्या? कोई चीज़ का लक्ष्य करके लिखना। ठीक है, तो ये क्या है? मान लेते अलंकार पे लिखे, क्या चीज़? अलंकार को लक्ष्य करके लिखे। अब अलंकार पे खाली लिखे तो बोलो अलंकार का भेद भी लिखे। वो तो रस जो दिए तो रस के भेद पे ही लिखे, पूरा उदाहरण सहित दिए, तो इसको क्या कहेंगे? लक्षण ग्रंथ कहेंगे या तो रीति ग्रंथ कहा जाता है। अब आगे चलते हैं कि रीतिकाल का नामकरण कौन कौन किसने क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले रीतिकाल नामकरण किसने किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा काल। दूसरा किसने कहा है? तो आप याद रखिएगा, रीतिकाल, रीतिकाल किसने कहा है? रीतिकाल तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन एक रीति काव्य भी कहा है। ठीक है, रीति काव्य, तो ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिस्टेक नहीं कीजिए। रीतिकाल और रीति काव्य में रीति काव्य बोला है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अब मिश्र बंधु ने क्या कहा है? तो अलंकृत काल। मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल। ठीक है, मिश्र बंधु। ठीक है, अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या? श्रृंगार काल। तो विश्वनाथ प्रसाद कहाँ है? विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो है उज्जैन में ना, विश्वनाथ मंदिर उज्जैन में या काशी में? ठीक है, जहां भी रहे। तो क्या है? विश्वनाथ मंदिर काशी में, उज्जैन में नहीं, वहाँ भी है लेकिन दूसरा। तो क्या है? वो क्या करते हैं वहाँ? सुबह सुबह क्या होता है? पूजा पाठ होता है। तो शंकर जो वहाँ है, जो शिवलिंग है, उसको क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। ठीक है, कहाँ? विश्वनाथ में। विश्वनाथ मंदिर में क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं सुबह सुबह। इसी से विश्वनाथ मंदिर श्रृंगार से याद रखना। ठीक है, विश्वनाथ क्या? श्रृंगार काल कहा है। कला काल, रमाशंकर रसाल ने कला काल कहा है। कला काल क्यों कहा है? तो बोला है कि कला काल, कला मतलब प्रदर्शन, जो कला, और काल मतलब समय। ठीक है, कला का मतलब उस समय जो था, समय का काल था, मतलब अपना कुछ कर्तव्य दिखाने का। ठीक है, कैसे? तो कर्तव्य दिखाना है। तो सब कवि राजा के आश्रित में रहते थे। क्या? सब कवि लोग राजा के आश्रित में रहते थे। तो उसमें से बहुत लोग काव्य का रचना करते थे, मतलब कुछ भी लेके। ठीक है, कोई अलंकार लेके, कोई रस को लेके, और अपना प्रतिभा दिखाने के लिए। क्या सबसे बड़ी बात है कि अपना प्रतिभा दिखाने के लिए, साबित करने के लिए उन लोग रचना करते थे। और वो कैसे? कला के रूप में। ठीक है, अपना कला दिखाने के लिए, अपना कर्तव्य दिखाने के लिए। ठीक है, मान लेते, इसीलिए इसने रामशंकर ने कला काल कहा। ठीक है, अंधकार काल, त्रिलोचन ने बोला अंधकार काल। अंधकार काल जी, अंधकार काल था। भक्ति काल तो स्वर्ण युग था, लेकिन ये तो अंधकार काल है। इसमें तो खाली इश्क, प्रेम, मोहब्बत की बातें होती है ज़्यादा। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो इसलिए क्या? ये अंधकार काल का है। कुछ ने त्रिलोचन ने कहा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और हम लोग पहले यहाँ छूट गए कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, रीतिकाल के कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो रीतिकाल को बेसिकली 3 भाग में बांटा गया। कितने? 3 भाग में बांटा गया, लेकिन 3 भाग से भी ज़्यादा मिलता है। तो रीतिकाल को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो कौन कौन में बांटा गया है? रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है। ठीक है, रीतिबद्ध, दूसरा कौन है? रीति सिद्ध, तीसरा कौन है? रीति मुक्त, चौथा कौन है? रीति से इतर है। कौन है? रीति से इतर है। ठीक है, रीति से इतर है। रीति से इतर मतलब समझते हैं? रीति से इतर मतलब जो परिपाठी चली आ रही है। ठीक है, उसमें नहीं लिखते हैं, उससे हट के लिखते हैं। ठीक है, तो जो किस में हट के लिखते हैं? तो रीति से इतर में क्या क्या आ गया? तो रीति से इतर क्या आ गया? तो भक्ति पद आ गया। क्या? भक्ति पद आ गया। ठीक है, भक्ति पद आ गया। दूसरा क्या आ गया? तो भक्ति पद आ गया। तो वीर रस का बात आ गया। क्या? वीर रस का भी बात आ गया। और एक क्या आ गया? तो एक भक्ति पद आ गया, वीर रस आ गया। एक जहां तक मुझे लग रहा है कि गेम तक होगा, जहां नहीं, भक्ति पद, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर। ठीक है, रीति इतर में आते हैं 3। कौन? भक्ति पद आ गया, वीरस आ गया, और एक कौन आ गया? तो नीति काव्य आ गया। हाँ, नीति
नीति काव्य आ गया। अब भक्ति पद मतलब भक्ति काव्य हो गया, रीति वीर रस मतलब वीर रस का काव्य हो गया, ठीक है। रीतिबद्ध क्या है, रीतिबद्ध में तो अभी हम लोग आगे बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है, कि रीतिबद्ध क्या है, रीति सिद्ध क्या है और रीति मुक्त क्या है। तो याद रखना, अभी हम शॉर्टकट में समझा रहे हैं, फिर आगे ये चीज बताऊंगा, ठीक है। रीतिबद्ध में, रीतिबद्ध के लेखक कवि लोग क्या किए, रीतिबद्ध कौन, रीति जो परिपाटी पहले चली आ रही है, ठीक है, उसने क्या किया, बोल एक मान लेते हैं जो रीतिबद्ध हुए वो क्या लिखे कि कोई चीज का एक अलंकार पे लिखे, मान लेते हैं, अभी समझने के लिए हम लोग से बता रहे हैं क्या, एक अलंकार पे लिखे, क्या पे, अलंकार पे, हाँ अलंकार, अलंकार पे लिखे। तो ये काव्य लिखा क्या, अलंकार पे काव्य लिखा, हाँ काव्य लिखे, अलंकार पे काव्य लिखे, ये मतलब एक रचना किया, ठीक है, क्या चीज के, अलंकार को लेके। तो ये अलंकार खाली रचना किया, अलंकार क्या है ये नहीं, अलंकार को एक्सप्लेन मतलब समझाया भी कैसे, तो उदाहरण देके, हाँ उदाहरण सहित समझाया, ठीक है। तो क्या किया, मतलब काव्य भी रचना किया और उदाहरण सहित बताया। तो ये क्या हो गया, रीतिबद्ध में क्या करता है, बोल काव्य रचना साथ में प्लस उदाहरण सहित जो रचना वो रीतिबद्ध हो गया, क्या हो गया, रीतिबद्ध हो गया। यहां समझ गए। या तो इसको इस तरह बोल सकते हैं, वो लक्षण ग्रंथ के साथ में उदाहरण भी लिखना, ठीक है, लक्षण ग्रंथ के साथ में उदाहरण से युक्त कर देना, या तो उदाहरण सहित लिखना, मतलब लक्षण ग्रंथ देखना, इसको क्या, लक्षण प्लस लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ प्लस क्या, उदाहरण, हाँ उदाहरण, उदाहरण लक्षण ग्रंथ समय उदाहरण देना, इसका क्या, रीतिबद्ध हो गया। और रीति सिद्ध में क्या था, रीति सिद्ध में, तो रीति सिद्ध में सिर्फ बोल क्या करेंगे, रीति सिद्ध में सिर्फ इसमें उदाहरण लिखेंगे, बोल ये तो अभी अलंकार को लेकर समझा रहे हैं सब, इसलिए एक अब क्या क्या इसने अलंकार को पूरा विस्तृत में अलंकार को पहले परिचय दिया, जब अलंकार को परिचय पूरा अच्छा से दिया, इसके बाद क्या किया उसने, उदाहरण भी दिया, उसमें क्या किया, उदाहरण भी दिया इसमें। तो क्या उदाहरण दिया था कि बोल अलंकार के कितने भेद हैं, उसका भेद क्या क्या नाम है, उनका कौन सा भेद हुए, इसके बाद उनके उदाहरण वो तो हो गया, कौन सा भेद हुआ, उनके भेद में भी बोल, जैसे मान लेते कि कोई प्रास अलंकार कौन सा है, ठीक है, जतपि सुदत सुलक्षणी, ये सब हो गया। तो ये क्या, ये उसका उदाहरण की भी उदाहरण दिया, ठीक है। अब इसी तरह में बोला कि रीति सिद्ध में क्या हुआ, रीति सिद्ध में बोले कि बोल काव्य तो पहले से लिखा हुआ है, क्या है, काव्य तो पहले से लिखा हुआ है, काव्य बोल पहले से लिखा हुआ है, हम काव्य नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, पहले से काव्य लिखा हुआ है, हम काव्य नहीं लिखेंगे। तो क्या हुआ, पहले से काव्य जब लिखा हुआ है हम काव्य नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बोल, तो खाली बोल हम उदाहरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लिखेंगे। तो काव्य मतलब लक्षण ग्रंथ ना लिख के इसने क्या किया, सिर्फ उदाहरण लिखे, क्या लिखा इसने, क्या किया इसने, सिर्फ उदाहरण लिखा, क्या क्या, सिर्फ उदाहरण लिखा, ठीक है। अच्छा, और आगे क्या हुआ, फिर इसका रीति मुक्त आ गया, ठीक है। रीति मुक्त में बोला कि ना हम उदाहरण लिखेंगे ना काव्य लिखेंगे, हम सिर्फ जो मन करेगा हम सो लिखेंगे, क्या, हमको जो मन करेगा सो लिखेंगे, ठीक है। अपना मतलब सौ के पहले मतलब अपना मन से जो आएगा हम वो लिखेंगे, क्या, स्वतंत्र होके, ठीक है, क्या लिखेंगे, तंत्र, स्वतंत्र होके, ठीक है, क्या लिखेंगे, स्वतंत्र होके लिखेंगे, जो मन भी आवे, ठीक है। मान लेते कि यदि मन आए, अलंकार पे तो बात ही नहीं इन लोग करता है, क्या अलंकार पे इन लोग बात ही नहीं करता है, मान लेते इन लोग क्या हुए, रीति मुक्त कवि ज्यादा अधिकतर क्या हुए, प्रेम कवि, ठीक है, क्या हुए, प्रेम कवि। तो ये सब क्या बोले, नहीं हम प्रेम पे लिखेंगे, क्या लिखें, प्रेम पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रेम पे लिखेंगे, हम जो मन आवे प्रेम पे लिखें, ठीक है, विराह लिखें, या तो फिर अलंकार रीति लक्षण इस सब का बात ही नहीं करते, ये तो क्या लिखते हैं, प्रेम का लिखते हैं। अब रीति से इतर, क्या, रीति से इतर वो हुए, रीति से इतर कौन हुए, रीति से इतर मतलब जो ये सब जो परिपाटी चली आ रही थी इस सब से भी हट के, ठीक है। तो हट के क्या, भक्ति पद, भक्ति परक रचना, ठीक है, भक्ति पद, भक्ति काव्य जिसको कह सकते हैं, ठीक है, भक्ति काव्य। तो क्या हुआ, बोल दूसरे हम बोल भक्ति काल, तो भक्ति काल वहीं छूट गया था, अब फिर से इतनी काल में भी भक्ति काल, जैसे जैसे पद्माकर ने लिखा है, ठीक है, पद्माकर ने लिखा है प्रबोध 50, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो बोल भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काव्य पद है, पद्माकर ने लिख दिया। वीर रस का लिखेंगे तो कौन, भूषण ने जैसे लिखा है ना, भूषण ने क्या लिखा है, वीर रस लिख दिया है, वीर रस के मिलता है ना, भूषण हजार ऐसा रचना में उनका। और हाँ, नीति का बहुत सारे लेखक ने क्या किया, नीति के बारे में बता दिया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग रीतिबद्ध में कौन आते हैं, रीति सिद्ध में कौन आते हैं और रीति मुक्त में कौन आते हैं, ठीक है, और रीति से इतर भी कौन कवि हैं।
चलिए आगे फिर देखते हैं कौन किस में आते हैं। सो हाँ, भक्ति काल में भी कुछ कवियों ने रीति ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। क्या रीति ग्रंथ लिखने का? भक्ति काल में ही लिखने का प्रयास किया था रीति ग्रंथ। क्या क्या था? भक्ति काल में ही रीति ग्रंथ लिखने का प्रयास किया गया था। जैसे कृपाराम ने हिम, ठीक है, हितरंगिणी लिखा था 1541 में। क्या लिखा था? हिमतरंगिणी, ठीक है, हिततरंगिणी लिखा था। क्या लिखा था? हिततरंगिणी लिखे थे। सूरदास कृत ठीक है, साहित्य लहरी, सूरदास ने क्या लिखा था? साहित्य लहरी, जो कि नायिका भेद है। क्या? नायिका भेद है। हाँ, नायिका भेद की बात करते हैं, ठीक है। और इसी में दृष्टिकूट पद मिलते हैं। नंददास कृत है क्या? रसमंजरी। ये सब क्या है? रीति ग्रंथ है, मतलब लक्ष्य करके लिखा गया है, ठीक है। रहीम दास क्या है? रहीम बर्वे का भेद लिखे हैं, ठीक है। अब रीतिकाल की विशेषता, रीतिकाल के क्या विशेषता रहा है, ठीक है। रीतिकाल की क्या विशेषता रहा है, या तो क्या रीतिकाल का क्या विशेषता रहा है, ठीक है। तो रीतिकाल की विशेषता रहा है उसमें अलंकारिकता, मतलब अलंकार पे लिखना, ठीक है। अलंकारिकता हो गया, लौकिक श्रृंगारिकता, श्रृंगारिकता हो गया, नायिका भेद हो गया, ठीक है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण हो गया, वीरस का प्रवाह हो गया, भक्ति पद रचना होता था। तो हम लोग देखेंगे अलंकार, ठीक है। क्या? अलंकारिकता, अलंकारिकता मतलब अलंकारों की बात करें, उस पर लिखना, ठीक है। क्या देखेंगे? इस काल के कवियों ने अलंकार का प्रिय था। इस काल के कवियों ने, कौन? रीति काल के कवियों का अलंकार बहुत प्रिय था, ठीक है, बहुत प्रिय था। जैसे केशवदास अलंकार कवि, अलंकारवादी कवि हैं। यद्यपि सुजात, सुलक्षणी, सुवर्ण सरस, सुविरति, भूषण विराजी, कविता बने तमीत, मतलब कविता में बिना अलंकार का अच्छा ही नहीं लगता, मजा ही नहीं आ सकता। समझ रही है ना? जिस तरह कोई स्त्री जब तक वो आभूषण ना करे वो उतना अच्छा नहीं दिखती है, अच्छी नहीं लगती, उसी तरह कविता में जब तक अलंकार ना लगाया जाए तो क्या हुआ? जब तक अलंकार ना लगाया जाए तो कविता अच्छा बन ही नहीं सकता। किनका कहना है? तो केशवदास का, ठीक है। इसी तरह से क्या अलंकारिकता हो गया? अलंकारिकता मतलब अलंकार क्या करता है? अलंकार कविता को चमत्कार देता है, ठीक है। चमत्कार मतलब चमक, किसी से मान लेते हैं कि इस तरह कोई नॉर्मल आदमी तैयार होता है और कोई पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है, तो पार्टी में जाने के लिए क्या करता है? मान लेते हैं एक स्त्री से हम लोग देखते हैं तुलना करके, तो क्या करती है? मेकअप करती है। अब मेकअप में क्या क्या मैं तो नहीं जानता उसको क्या क्या किया जाता है। तो क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? मतलब जो ओरिजिनल नेचुरल होता है वो खो जाता है, ठीक है। अरे अलग चमक ही आता है उसके चेहरे से, ठीक है। तो वही सेम काम कौन करता है? तो अलंकार करता है। कौन करता है? अलंकार करता है, ठीक है। तो इसीलिए अलंकारवादी आचार्य इसमें हुए हैं, और अलंकार, इस काल के कवियों को अलंकार बहुत प्रिय रहा है। क्यों? कविता को चमत्कार देने के लिए, ठीक है, कविता को चमक देने के लिए, एक ले लाने के लिए, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? अब लौकिक श्रृंगार क्या है? लौकिक श्रृंगार, अब क्या है? लौकिक श्रृंगारिकता। अब लौकिक श्रृंगारिकता क्या है? इस काल के कवियों का मुख्य रस श्रृंगार रस था। श्रृंगारिकता बात हो रहा है, ठीक है। तो इस काल के कवियों का अलंकार तो प्रिय था ही, श्रृंगार रस भी बहुत प्रिय था, श्रृंगार रस, ठीक है। इस काल के कवियों का मुख्य काव्य रस श्रृंगार रस थे। क्या था? श्रृंगार रस। नायिकाओं का नख सिख वर्णन, नख सिख, क्या नख सिख समझ रहे हैं? नख मतलब नाखून से, ये नाखून से एक मतलब ये नाखून से क्या कह सकते हैं इसको? नाखून से जो उल्लेख किया है, ठीक है, नाखून से लिखा है। सो कहाँ तक? सिख बाल तक, ठीक है, बाल तक वर्णन हुआ है। सबसे निचला भाग क्या है जी? पैर है ना, पैर का नाखून ही हुआ। और सबसे ऊंचा भाग क्या है? सर हुआ, तो सर का क्या? वो बाल ही हुआ। तो नाखून के पैर से बाल तक का वर्णन किया गया। किसमें? इसमें श्रृंगार, ठीक है, किसमें? तो श्रृंगारिकता में किया गया, ठीक है। नाखून से नखसिख वर्णन इसको कहते हैं, नाक, ठीक है, नख से, ठीक है, नाखून से सिख तक, बाल तक का वर्णन एक मतलब इस काल में स्त्रियों को बहुत गंदी तरह से उल्लेख किया है, ठीक है, बहुत नग्नता की तरफ से कह सकते हैं, ठीक है। हर एक भाग को उल्लेख करना, ये क्या था? इस काल के कवियों का प्रमुख विशेषता था। तो नायिकाओं का नक्सिक वर्णन और कटाक्ष वर्णन भी, कटाक्ष वर्णन ही इस लक्ष्य, इनका लक्ष्य रहा है। क्या है? कटाक्ष वर्णन। इस कारण इस काल का थोड़ा छोटा करने दीजिए। हाँ चलिए, ठीक है। क्या है? इस कारण इस काव्य का वर्णन कह सकते हैं विषय, क्या है? विषयक अधिक विस्तार नहीं पास किए, नारी को केवल भोग्य के रूप में देखा गया। क्या बोले? नारी का बहुत गलत रूप में देखा गया यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? बोलते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि
यहाँ नारी क्या है, यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज की संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार के विशेषताओं के बंधन से अथाह असंभव मुक्त विलास का एक उदाहरण है। मतलब यहाँ नारी व्यक्ति या समाज के संगठन का इकाई नहीं है, यहाँ नारी क्या है, समाज का इकाई नहीं है, समाज का इकाई के रूप में, ठीक क्या है, समाज का इकाई के रूप में यहाँ चित्रित नहीं है स्त्री, ठीक है। तो क्या चित्रित है, तो यहाँ बल्कि सब प्रकार के विशेषताओं का बंधन, सब प्रकार के बंधन, मतलब स्त्रियों के ही सब तरह के बंधन रूप में चित्रित किया गया, ठीक है। अथाह संभव मुक्त, और क्या हुआ, नारी अथाह संभव मुक्त होने के लिए मात्र है, ठीक है। चलिए इस पे अब क्या है, नायिका भेद, क्या है, नायिका भेद पर बात हुआ है। नायिका भेद, बिना नायिका को कोई चीज रचना हो ही नहीं सकता, आप भी जानते हैं। तो बिना नायिका के कुछ, एक कहानी भी बिना नायिका का नहीं लिखा जाता है, तो बिना नायिका का रीतिकाल कैसे रह सकते हैं। तो इन कवियों की लेखनी से नायिका भेद सुंदर वर्णन प्रकाश में आया है। भेद, ठीक है, भेद वर्णन अत्यंत उत्तेजक और कामुक है। क्या है, अत्यंत उत्तेजक और कामुक, मतलब इस तरह से नायिका भेद का वर्णन किया है ना, मतलब एक एक पार्ट को लेके वर्णन किया गया है, ठीक है। बाल कैसा है, मुख कैसा है, नाक कैसा है, ठीक है, पैर कैसा है, हाथ कैसा है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं, बताने की उतना जरूरत नहीं डिटेल में। भिखारी दास, क्या भिखारी दास बोलते हैं कि श्रृंगार वर्णन, भिखारी दास की जैसे रचना है, क्या है, श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय रचना कैसा, नायिका भेद रचना है, ठीक है, नायिका भेद रचना है, क्या है, नायिका भेद रचना है इनका, ठीक है। देव, देव का एक भाषा विलास है, ठीक है, भाषा विलास और सुख सागर तरंग, इनकी रचना जो है भाषा भाव विलास, सॉरी भाव विलास से क्या रचना है, भाव विलास, ये नायिका भेद वर्णन है, ठीक है, नायिका प्रधान लेखक रचना है। अब आते हैं कि लक्षण ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ क्या आते हैं, अब लक्षण ग्रंथ, ठीक है। लक्षण ग्रंथ है मतलब किसी चीज को लक्ष्य करके लिखना, क्या है, लक्षण ग्रंथ मतलब किसी तरह का लक्ष्य करके लिखना, ठीक है। इन काल के कवियों का लक्षण ग्रंथ लिखकर आचार्य का भी कार्य करना पड़ा, ठीक है। क्या बोलते हैं, इस काल के कवियों को लक्षण ग्रंथ लिख के करके एक आचार्य का भी कार्य करना पड़ा। इस काल के कुछ कवियों ने लक्षण लिखकर, ठीक है, स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत किए, जिसमें भूषण, देव आदि मुख्य हैं, ठीक है। दूसरे प्रकार के कवियों में बिहारी प्रमुख हैं, जिन्होंने केवल उदाहरण प्रस्तुत किया है। अभी बताऊंगा कौन से कवि रीतिबद्ध में आते हैं, कौन सा लेख रीति मुक्त में, कौन सा रीति से इतर आते हैं, इसे सब भी बताऊंगा, ठीक है। आगे तो आप समझ गए कौन से लक्षण करके, कोई भी एक लक्ष्य करके, ठीक है, कोई भी एक लक्ष्य करके लिख दिया। मान लेते हैं अलंकार को लक्ष्य करके लिखा है काव्य, ठीक है, अलंकार को लक्ष्य करके लिखा है, उसमें साथ में उदाहरण भी लिखा है, उसके साथ में क्या लिखा है, उसने उदाहरण भी दिया है। और उस तरह में कौन आते हैं, चिंतामणि, पद्माकर, मतिराम, सब उसी में आते हैं, ठीक है, आगे बताऊंगा ये भी। अब आते हैं वीर रस का, ठीक है। वीर रस का प्रवाह आदिकाल के, अच्छा वीर रस कहाँ से आया था, आदिकाल से ही वीर रस चले आ रहा था ना, आदिकाल से वीर रस का प्रवाह आ रहा था। तो यही बोलता है कि वीर रस का प्रवाह आदिकाल की वीर धारा जो भक्ति काल में समाप्त हो गई थी, रीति काल में पुनः उसका उत्थान हुआ। जो भक्ति का, जिसे आदिकाल से ये चला आ रहा था, यहाँ बीच में क्या हो गया, बीच में भक्ति काल में भक्ति मतलब भक्ति का उदय हो गया, यहाँ भगवान के याद में सब भूल गए वीर रस, ठीक है। फिर रीति काल में क्या हुआ, फिर भक्ति काल को भूल के रीति में आ गया, फिर क्या, वीर रस में प्रवेश कर गया, ठीक है, वीर रस में प्रवाह कर गया, लक्षण ग्रंथ लिखने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, वही बोलते हैं कि भक्ति काल भूल के क्या, रीति काल में प्रवाह हुआ, रीति काल में फिर पुनः आदिकाल जैसा ही वीरस का प्रवाह हो गया, ठीक है। कौन किया था इसका, तो भूषण ने, ठीक है, इसका पुनः उत्थान किसने किया था, तो भूषण के द्वारा था, भूषण, ठीक है। जैसे कवियों ने वीर धारा की राष्ट्रीयता की ओर मोड़ दिया, ठीक है। तो भूषण किसके अंतर्गत रहते थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और भक्ति पद, क्या है, भक्ति पद, भक्ति पर रीति काल में ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रृंगारिकता कहीं काव्य रचा गया, इसमें क्या है, भक्ति परक भी काव्य रचा गया, वीर परक भी रचना लिखा गया है। तो भक्ति परक पद जो लिखा गया, काव्य रचना किया गया, वो बतमाकर का एक प्रबोध पचासा है, ठीक है, प्रबोध पचासा है, जो कि क्या करते हैं, वो लिखे हैं, प्रबोध पचासा भक्ति परक पद है, ठीक है। इसमें नगेंद्र बोलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र बोलते हैं, रीति काल का कोई कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है और हो भी नहीं सकता, रीतिकाल का कोई कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है और वो हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग का जो मान लेते हैं कि भक्ति काल, क्या भक्ति काल यहाँ खत्म नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ भक्ति काल खत्म हुआ और यहाँ रीतिकाल स्टार्ट हुआ। क्या ये जो समय परिपाटी चली आई है, क्या तुरंत एक बार की कुछ खत्म होता है, नहीं ना। तो जो यहाँ से चली आई सो यहाँ रहेगा ही ना। मान लेते हैं कि भक्ति काल में ब्रज का रचना होता था, ठीक है, ब्रज भाषा में रचना होने लगा था, तो यही रीति काल में भी ब्रज होने लगा था। लेकिन आधुनिक काल में क्या, खड़ी बोली आ गई। तो आधुनिक काल में क्या तुरंत आ गया, नहीं आया तुरंत ना,
तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके हुआ, जिससे भारतेंदु काल में कम, उतने उससे कम हुआ, अब उससे ज्यादा किसमें आ गया, द्विवेदी युग में, उससे ज्यादा छायावाद में, शुद्ध रूप में हो गया। तो यही बोलते हैं कि भक्ति काल इसी तरह तुरंत समाप्त नहीं हुआ, वो रीति काल में भी अपना प्रभाव को छोड़ा। इसलिए बोलते हैं कि कोई कभी भक्तिहीन से भाव रह ही नहीं सकता। इसीलिए बोलते हैं कौन, डॉक्टर नगेंद्र। ऐसा कोटेशन आप लोग याद रखिएगा। अब इसी तरह देखते हैं रीति काव्य का विभाजन। ठीक है, रीति काव्य का विभाजन आपको हम बता दिए हैं, बेसिकली 3 भाग में पूछता है, लेकिन एक आप लोग और याद रखिएगा, रीति से इतर। रीति से इतर में 3 तरह का प्रवाह होते मिलता है। ठीक, कौन, नीति काव्य और वीर काव्य, ठीक, वीरस का काव्य, ठीक है, और क्या, भक्ति पद मिलते हैं, भक्ति काव्य। लेकिन बेसिकली 3 को पूछता है। ठीक है, तो कितने रीतिकाल कितने भागों में विभाजन हुआ है, तो 3 भाग में। कौन, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त में। ठीक है, तो रीतिबद्ध क्या है अब बताएंगे, रीतिबद्ध क्या है, रीति को देखिएगा। रीतिबद्ध, इसमें काव्य लक्षण को लेकर लिखे गए संस्कृत ग्रंथों का ब्रज में अनुवाद एवं उदाहरण लिखे। क्या हुआ इसमें, काव्य लक्षण मतलब काव्य का एक प्रवृत्ति जो चला आया है। ठीक है, कब कहाँ से चले आया, तो संस्कृत से। कहाँ से, संस्कृत काव्य से चले आया है। ठीक है, जो संस्कृत ग्रंथों का ब्रज में अनुवाद, संस्कृत ग्रंथों में, जैसे मान लेते हैं संस्कृत ग्रंथों में क्या क्या, एक रुकिएगा थोड़ा, हाँ चलिए, क्या हुआ कि संस्कृत ग्रंथों में मान लेते कि रस पे बात किया। ठीक है, रस के कितने भेद हुए हैं, रस कितने तरह हुए हैं, रस के कितने भेद हुए हैं, उनके कितने भेद हुए हैं, एक उदाहरण भी रस के उदाहरण के प्रस्तुत करते गए। अब इसी तरह मतलब क्या हुआ, रस पे बात किया, रस के कितने भेद पे बात किया, अब भेद के भी कौन से भेद हुए, कितने हुए, उसके उदाहरण पे बात किया। ठीक है, उदाहरण पे बात किया, तो वही बोलते हैं रस का संस्कृत लक्षण। संस्कृत ग्रंथों से कहाँ परिपाटी आया है, तो रीति काल में। तो संस्कृत ग्रंथों का ब्रज भाषा में अनुवाद किया पहला, दूसरा कि उदाहरण सहित। अब अनुवाद किया मतलब संस्कृत में लिखा था रस के बारे में, उसको उदाहरण किया किसने, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में उदाहरण किया। ठीक है, अनुवाद किया। अब अनुवाद किया सिर्फ ये नहीं, अब इसका भेद, उसका उदाहरण सहित अनुवाद किया। ठीक है, ये रीतिबद्ध का हुआ। अब रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं, तो केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, ठीक है, कुलपति होगा, कुलपति मिश्र हुआ, सुखदेव हो गया, कुलपति मिश्र हो गए, सुखदेव हो गए, ये सब भिखारीदास, फिर आगे हैं देव, जसवंत सिंह, ये सब आते हैं सब। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, क्या, अब आगे चलते हैं। अब जो ये लिखे हैं, एक बात याद रखिएगा कि ये कवि, रीतिबद्ध के कवि को कालक्रम से भी याद रखना। कालक्रम पहले बड़े कौन थे, तो पहले केशव थे बड़े। ठीक है, इसके बाद कौन हुए, तो फिर चिंतामणि हुए। ठीक है, इसके बाद कौन हुए, तो भूषण हुए। कौन हुए, लेकिन भूषण तो रीतिबद्ध में आते नहीं है, तो कौन, भूषण हुए, मतिराम। मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, केवल लेखक का क्रम से भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब रीति सिद्ध आता है। रीति सिद्ध क्या है, रीति सिद्ध है। रीति सिद्ध, इनमें काव्य लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए। रीति सिद्ध में काव्य लक्षण नहीं लिखा गया, सिर्फ उदाहरण प्रस्तुत किया, सिर्फ इन ग्रंथों का अनुसार उदाहरण किया, उदाहरण दिया। ठीक है, ताकि काव्य रीतिबद्ध वाले पहले से संस्कृत ग्रंथ में पहले से रस पे बात किया है, तो वही रस पे सिर्फ वही इसका क्या किया, ये रस का काव्य बात किया, तो खाली इसका उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। क्या उदाहरण, हाँ उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। कौन, क्या उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, कौन, रीति सिद्ध वाले। रीति सिद्ध में बिहारी हैं, ठीक है, सेनापति हैं, नवाज है, ये सब आते हैं। अब आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा। रीति मुक्त काव्यधारा में ये ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही इनके अनुसार कोई काव्य अपना, मतलब इन लोग मतलब अपना मन के अनुसार चले। ठीक है, तो रीति मुक्त कवि अपना अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए काव्य रचना, मतलब अनुभूतियों, जो अनुभूति, ठीक है, जो अपने अंदर से उनको मन हुआ, जो उन लोग भोगे, उसके अनुसार वो खुद का रचना किए। ठीक है, आश्रयदाता की प्रशंसा के लिए नहीं। इन लोग याद रखिएगा, ये सब क्या थे, आश्रयदाता में रहते थे, लेकिन आश्रयदाता के प्रशंसा के लिए बिल्कुल रचना नहीं किए। ठीक है, जैसे घनानंद सब, ठाकुर सब थे ना, क्या करते थे, इन जिसका आश्रम रहे उन्हीं का तारीफ नहीं करते थे, दूसरा में लिख देते थे। ठीक है, ठाकुर इसी तरह ऋतिक क्या है, ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर कौन, एक कवि हुए, लेखक हुए। ठीक है, ऋतिक काल के ठाकुर रीति कवियों की रुद्भिक्ता परिपाटियों की आलोचना करते हुए कहते हैं, डेल सो बनायत आत मिलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल कर। बोल रहे कि रीति काल कवि सब पगला गए हैं।
क्या करता है, कविता को सब खेल समझ लिया। क्या, कविता को सब खेल समझ लिया है, यंट संट कुछ भी कर दे रहा है, कोई लक्षण ग्रंथ पे बात करता है, कोई खाली अलंकार के उदाहरण सहित कोई बात कर दे रहा है, कोई सिर्फ उदाहरण देके बात कर रहा है, सब पगला गए हैं। ये सब खेल समझ लिए खाली संस्कृत काव्य ग्रंथों को उदाहरण दे दे के। तो क्या कर दिया इन लोगों ने, क्या खेल कर, कौन किसने बोलता है कविता को खेल कर लिए, समझ लिया रीतिकाल वाले, किसने, ठाकुर ने कहता है, याद रखिएगा। हाँ, पूछता है ये पंक्ति। घनानंद ही बोलते हैं कि अति सुधो स्नेह को मारा गया, जहां नेकू श्याम बांक नहीं। अति सुधो क्या बोलता है, इसका अर्थ तो इस तरह ले सकते हैं हम लोग कि अति सुधो प्यार, मतलब प्रेम में नेकू श्याम बांक नहीं, मतलब प्रेम में छल कपट का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह हो गया, इसको देख लीजिएगा आप लोग व्याख्या। रीति मुक्त कवि एन विशेषताएं, ठीक, रीति मुक्त कवि का एन विशेषता क्या है। रीति मुक्त में, रीति मुक्त कविता व्यक्ति प्रधान है। क्या ये क्या होता है, व्यक्ति प्रधान। व्यक्ति प्रधान क्यों, क्या कि अपनी व्यक्तियों को अभिव्यक्त करते हैं, क्या अपने 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 अनुभव को अभिव्यक्त करते हैं, इसीलिए व्यक्ति परक हो गए। और प्राचीन परंपरा का त्याग कर दिया। प्राचीन परंपरा क्या, तो काव्य ग्रंथ लिखना, काव्य रीति ग्रंथ लिखना। क्या, काव्य ग्रंथ मतलब काव्य परिपाटी जो चली आ रही थी। ठीक है, क्या जिसको कहते हैं लक्षण ग्रंथ, काव्य ग्रंथ कहने से अच्छा रहेगा लक्षण ग्रंथ। हाँ, लक्षण ग्रंथ ये सब कह दिया, ये सब का त्याग कर दिया। इनका प्रेम उदात है। इसका प्रेम क्या है, उदात मतलब महान है इनका प्रेम। ठीक है, वासना कम है। वासना मतलब एक होता है ना कि आजकल के प्रेम क्या हो गया, वासना भरी हो गया, सब लोग एक दूसरे से फायदा उठाने के लिए प्रेम करते हैं। लेकिन उसमें जो कवि यहाँ रीति मुक्त वाले थे वो क्या थे, प्रेम उदा महान प्रेम करते थे, वासना के प्रेम नहीं था, बिल्कुल वासना प्रेम नहीं था। ठीक है, तो इनका अब एक चीज और याद रखिएगा, फारसी का प्रभाव इन पर पड़ने लगा था। इन पे फारसी का प्रभाव इन पे पड़ने शुरू हो गया था। ठीक, इनका प्रेम संयोग कम वियोग ज्यादा होता है। इनका प्रेम क्या, संयोग कम और वियोग ज्यादा। इन लोग का प्रेम में संयोग कम और वियोग ज्यादा। मान ले लेते हैं घनानंद का। ठीक है, घनानंद का प्रेम क्या हुआ, संयोग तो बहुत कम, ना संयोग तो हुआ ही नहीं, लेकिन वियोग इतना ज्यादा हुआ जो कि लास्ट में मरा गया बेचारा। तो क्या हो गया, तो वियोग, संयोग कम और वियोग ज्यादा हुआ। इसके अभिव्यक्त आत्मपरक शैली में इसने क्या आत्मपरक शैली में अभिव्यक्त किया है अपना अनुभव को। कौन कौन से रीति मुक्त कवि हुए, तो आलम हुए, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, घनानंद हुए। ठीक है, अब यहाँ आगे चलते हैं कि कुछ विशेषता पे। ठीक है, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को ठीक है, शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल किसने कहा है, तो रीतिकाल बार बार बता रहा हूं, भूल नहीं जाइएगा। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, हाँ जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। तो अब शुक्ल ने रीतिकाल का समय सीमा क्या माना है, तो समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। ठीक है, लेकिन इसको आप लोग ईस्वी में याद रखिएगा, 1643 से 1843 ईस्वी तक माना है। शुक्ल ने समस्त रीतिकाल को 3 प्रकरण में बांटा है। क्या, समस्त रीतिकाल को क्वेश्चन पूछा गया, पूछेगा, ठीक, बार बार। रामचंद्र शुक्ल ने समस्त रीतिकाल को कितने प्रकरण में बांटा है, तो 3 प्रकरण में। कौन कौन से प्रकरण में, तो पहले उस प्रकरण समान परिचय देता है। समान परिचय क्या चीज का, तो पहले समान परिचय की रीतिकाल के राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या रहा, इस सब चीज का परिचय देता है। ठीक है, रीतिकाल की क्या विशेषता था, रीतिकाल का उदय का पृष्ठभूमि क्या हुआ। ठीक है, ये सब किसमें बताता है, तो समान परिचय में। फिर प्रकरण 2 में क्या रखते हैं, रीति ग्रंथकार। बोलो रीति ग्रंथकार लिखे, रीति ग्रंथकार कौन हुए हैं, तो वही जो लक्षण उदाहरण देके लिखे वो हुआ रीति ग्रंथकार। ठीक है, तो कितना 57 कवि उसके अंदर रखे। आप लोग ये याद ही रखिएगा कितने कवि दिया है, 57 कवि। ठीक है, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि हुए जो कि 57 कवि रखा है उसके अंदर। प्रकरण 3 में रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल के अन्य कवि हुए। रीतिकाल के प्रकरण 3 में क्या रखा है, रीतिकाल के अन्य कवि हुए। अन्य कवि में कितना, 46 कवि। ठीक है, ये एकदम मोस्ट पूछेगा कि रीतिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरण बांटा है, 3 प्रकरण में। तो रीति ग्रंथकार कितने हैं, रामचंद्र शुक्ल ने कितने माना है, तो 57 माना है। रीतिकाल के अन्य कवि कितना माना है, रीतिकाल के मतलब बाहर के कवि, तो उसने 46 माना है। तो ये ठीक याद रह जाएगा आप लोग को। चलते हैं आगे। हाँ चलिए, अब देखिए रीतिकाल का प्रथम कवि। अब आते हैं कि रीतिकाल के प्रथम कवि कौन है। ठीक है, रीतिकाल के प्रथम कवि तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने माना है कृपाचार्य को। किसको माना है, कृपाचार्य को। टाटा नगेंद्र ने माना है केशवदास को। टाटा नगेंद्र ने माना है केशवदास को। शुक्ल मानता है चिंतामणि को। अब याद रखिएगा, कृपाचार्य रीतिकाल का प्रवर्तक, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कृपाचार्य को सबसे पहले मानते हैं। लेकिन क्यों इसको पहले मानते हैं, लेकिन मानते हैं इसको सिर्फ पहले, क्या चीज के लिए पहले मानता है, तो बोल रहा है कि सबसे पहले इन्हीं का रचना है जो रीति परक है। ठीक है, इसमें
इन्हीं का रचना है। इसके बाद केशवदास को मानते हैं, फिर दूसरा में तो केशवदास को कौन माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने। क्यों मानते हैं, बोल लेखक व्यक्तित्व की वजह से और इनके रचना पहले मिलने की वजह से। शुक्ल जी ने कहता है कि अखंड परंपरा चलाने की वजह से इसको, क्यों, अखंड परंपरा चलाने की वजह से, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से क्या, कृपाराम लिख ही देता हूं, ठीक है। कालक्रम की दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से। दूसरा में क्या हो जाएगा, चलिए, और केशवदास के मतलब रचनाकार, मतलब रचनाकार के रूप में, ठीक है, रचनाकार, रचनाकार और व्यक्तित्व के रूप में, हाँ, व्यक्तित्व, 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 व्यक्तित्व के रूप में, हाँ ठीक है, व्यक्तित्व के रूप में, रचनाकार और व्यक्तित्व के रूप में इसको माना गया, ठीक है। रचनाकार के रूप में ही कि प्रथम रचनाकार कौन हुए, तो कालक्रम के दृष्टि से पूछे तो कृपाराम, और रचनाकार और व्यक्तित्व की दृष्टि से पूछे तो केशवदास। अखंड परंपरा चलाने के मतलब यहाँ से चिंतामणि से ये जो लिखे हैं, ठीक है, इतना पहले लिख दी, इसके बाद कोई रचना इधर हुआ ही नहीं था। सबसे पहले कालक्रम दृष्टि, सबसे पहले ये हुए, इसके बाद क्या हो गए, रचनाकार, मतलब यहाँ से अब केशवदास ने फिर से शुरू किया। और व्यक्तित्व, क्या कि इसका व्यक्तित्व ऐसे हुए जो कि उस समय से अब रीतिकाल के कवियों, रीतिकाल के अनुसार रीति ग्रंथ लिखने शुरू हो गए थे, तो इसलिए केशवदास उसमें रचनाकार के रूप में पहले थे। ये अखंड परंपरा चलाया था। अखंड परंपरा किसने चलाया था, अखंड, ठीक है, परंपरा, हाँ, अखंड परंपरा, क्या हुआ, अखंड परंपरा, ठीक है, अखंड परंपरा हुआ। अखंड परंपरा चलाया किसने, अखंड परंपरा, तो शुक्ल ने। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ समझ गए होंगे कौन, खाली ये जानिएगा कि कौन किसने माना है, ये तो मैं आदर रखने के लिए बता दिया कि इसको कौन कौन मानते क्यों। शुक्ल ने इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव में, क्या है, केशव ने ही किया। क्या बोलता है शुक्ल ने, देखिएगा, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक ठीक है, समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया। क्या, आचार्य केशव ने ही किया था। आचार्य केशव में मिलता रीति परक रचना, ठीक है। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय मतलब बाद, ठीक है, कवि प्रिया के बाद पीछे चला 50 साल पीछे, ठीक है, 50 साल पीछे चला। किसमें, तो बोलता है कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ इन्हीं से माना जाना चाहिए। किससे, रीति काल का आरंभ किससे माना जाना चाहिए, तो चिंतामणि त्रिपाठी। कौन बोलता है, रामचंद्र शुक्ल बोल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने संवत 1700 से कुछ आगे पीछे काव्य विवेक क्या रचना किया, 1700 इस संवत का बात कर रहा है, ठीक है। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य, ठीक है, काव्य विवेक, कविकल्प और काव्य प्रकाश के 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया, और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखा था। किसने, चिंतामणि त्रिपाठी ने, हाँ। वास्तव में श्रृंगार और वीर क्या है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई है। कौन कौन, श्रृंगार रस और वीर रस का, क्या बोल रहे हैं, शुक्ल बोल रहे हैं, वास्तव में श्रृंगार रीतिकाल में श्रृंगार और वीर रस की इन्हीं 2 रसों का कविता इस काल में अधिक हुआ है, ठीक है। प्रधानता श्रृंगार की रहा है, प्रधानता मतलब श्रृंगार रस का ही रहा है, ठीक है। प्रधानता क्या, श्रृंगार रस का ही रहा है। ठीक है, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कह सकता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, श्रृंगार काल समझा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। इससे इस काल को रस के विचार से, क्या, रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार काल किसके अनुसार कहा है, तो श्रृंगार की अधिक प्रवृत्ति, श्रृंगार काव्य रचना की अधिक प्रवृत्ति रहने के कारण रामचंद्र शुक्ल ने बोलते हैं कि इस रीति काल को कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। क्यों, श्रृंगार काव्य की ज्यादा रचना, श्रृंगार काव्य की ज्यादा रचना होने के कारण, ठीक है। श्रृंगार रस, श्रृंगार के वर्णन को बहुतरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया है, ठीक है। बताया था अश्लीलता की सीमा तक कहाँ, क्या कि एक अंक को प्रदर्शन करके, मतलब एक अंक को दर्शा के लिखना बताया है, इसलिए अश्लीलता की ओर बता दिया है, और स्त्रियों के भोग के नजरिए से देखा गया। इसका कारण जनता की रुचि थी, ठीक है,
इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए ठीक है क्रमनेता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया। बोलता है कि और वो कौन चाहता था, तो जनता लोग चाहता था। अब पता नहीं जनता चाहता था कि कवि लोग अपना अनुभव साझा किए हैं। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली चीज़ है, ठीक क्या है, याद रखने वाली चीज़ है कि बच्चन सिंह ने रीतिकाल के 3 भाग में बिल्कुल नहीं बांटा है, ठीक है। सब आलोचक ने रीतिकाल के कितने 3 भागों में बांटा है कि नहीं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। लेकिन बच्चन सिंह ने बोला कि सब लोग जब बांटबे किया तो हम अपना अलग पहचान बनाएंगे, ठीक है, हम इसमें क्यों चलें, तो बोला हम कुछ अलग करेंगे। अलग क्या करेंगे, तो रीतिकाल को हम 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन 2 भाग में बांटेंगे, तो बद्ध रीति, क्या बद्ध रीति और मुक्त रीति, क्या बद्ध रीति और मुक्त रीति। तो बद्ध रीति मतलब जो रीति से बद्ध, मतलब रीति मतलब क्या, परिपाटी क्या चल गया थी, काव्य ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ लिखने का, लक्षण ग्रंथ मतलब रीति से बद्ध, ठीक है, रीति से बद्धे हुए रचनाकार हुए, ठीक है, और रीति से मुक्त, जो रीति से मुक्त हुए, ठीक है। तो रीति से बधे कौन, रीति में लक्षण ग्रंथ से बधे सब कौन लिखते थे, तो रीति चेतस, ठीक है, रीति चेतस मतलब रीति चेतस और काव्य चेतस, ठीक है। रीति चेतस में क्या हुआ, लक्षण ग्रंथ लिखे और उदाहरण भी लिखे, ठीक है। कौन, रीति चेतस में लक्षण और उदाहरण ग्रंथ दोनों लिखे। रीति चेतस में क्या हुआ, लक्षण ग्रंथ, ठीक है, लक्षण ग्रंथ प्लस उदाहरण, ठीक है, उदाहरण दोनों लिखे। और इसमें कौन हुए, चिंतामणि हुए, भिखारी दास हुए, ठीक है। और काव्य चेतस में खाली उदाहरण लिखे, क्या लिखे, खाली उदाहरण लिखे। तो और इसका ज्यादा बल रहता था कविता पे, हाँ, कविता पे इसका ज्यादा बल रहता था, किसका, काव्य चेतस का, याद रखिए, कविता पे इसका ज्यादा बल रहता था। तो इसमें कौन, देव हुए, मतीराम पद्माकर हुए। अब रीति मुक्त, ठीक है, मुक्त रीति मतलब जो आ रहा था परिपाटी चली हुई, उससे मुक्त होकर लिखना, ठीक है। तो उसका 2 भाग हुआ, याद रखिएगा। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा, 2 भाग में, कौन, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ठीक है, बद्ध रीति और मुक्ति रीति। मुक्त रीति, बद्ध रीति के 2 भाग किए, कौन हुए, तो रीति चेतस हुए और काव्य चेतस हुए। इसी तरह मुक्त रीति का 2 भाग किए, क्लासिकल और स्वच्छंद। क्लासिकल मतलब बिहारी, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, क्या, शास्त्रीय, हाँ, शास्त्रीय कह सकते हैं, या तो शास्त्रीय जो पहले से बताया गया चला है उसका शास्त्रीय, ठीक है। अब क्लासिकल में शास्त्रीय और स्वच्छंद में कौन हुए, घरानंद हुए, ठाकुर हुए, द्विजदेव हुए, आलम हुए, सब क्या स्वच्छंद में रखा है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा, ठीक है, इसलिए ये याद रखें आप लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि है वही डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध है। एक बात याद रखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सबसे पहले रीतिकाल को 3 भागों में बांटा था। कितने, 3 भागों में। सबसे पहले कौन बांटा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कौन, इसी के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ठीक है। तो जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिबद्ध, जो रीति सिद्ध कवि माना है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने उसको डायरेक्ट उल्टा कर दिया, उसको रीति सिद्ध ना बोल के इसको रीतिबद्ध हम कहेंगे, ठीक है। तो उल्टा किया किसने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, तो डॉक्टर नगेंद्र ने, ठीक है। बच्चन सिंह ने बोला रीतिकालीन कवि कविता का सौदागर है। रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। लेकिन इसी तरह एक और रचना मिलता है, देव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुकवि को कविता का सौदागर बोलते हैं। सुकवि रचनाकार को बोलते हैं कविता का सौदागर है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रमुख रीतिकालीन कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है, प्रमुख रीतिकालीन कवि और उनकी रचनाएं, ठीक है, जैसे केशवदास हुए। अब आते हैं हम लोग रीतिकाल के कवियों पे, ठीक है, आचार्यों पे। किस पे आते हैं, केशवदास पे, ठीक। केशवदास का जन्म कब हुआ, 1555 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, क्या के क्रम में पूछता है। केशवदास का 1555 में। ये इनका मूल नाम क्या था, तो वेदांती मिश्र था इनका मूल नाम, ठीक है, केशवदास। ये याद रखिए, केशवदास बहुत पढ़े लिखे परिवार में थे, इनका जन्म हुआ था। बहुत पढ़े लिखे मतलब छोटा मोटा नहीं, इसके घर में नौकर चाकर रहते थे उस समय जमाना में, बहुत पढ़े लिखे परिवार में हुए थे और जात के पंडित थे, तो इसलिए इनका घर विद्या का हमेशा बोलबाला शुरू से रहा है। और इनके घर में जितने हुए नौकर चाकर भी इनके घर का लोग मतलब कहते हैं कि संस्कृत से बात करते थे। किस तरह से, संस्कृत में बात करते थे। तो वेदांती मिश्र इनका मूल नाम था। आश्रयदाता कौन थे, तो इंद्रजीत सिंह। ओरछा कनेरे, आप लोग मैसेज कीजिए ओरछा किस राज्य में है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। एक सेकेंड,
हाँ चलिए, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवक्ता किसे माना है? तो केशवदास को माना है, ठीक है। और इसको कठिन काल का प्रेत कहा है शुक्ल ने, क्यों? क्या कि इनका इतना मतलब अलंकारता से भरा हुआ इनकी रचना रहता था, ये संस्कृत निष्ठ रहते थे इनकी रचनाओं, ठीक है, इसीलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत बोल देते हैं रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। कहीं कहीं ये मत किसी दूसरे आलोचक के बारे में भी बताया कि कठिन काव्य के प्रेत शुक्ल ने कहा है, लेकिन आप लोग को याद रखना है कि शुक्ल ने कहा है, ठीक है, क्या अधिकतर एग्जाम में यही माना गया है शुक्ल का ही। तो अब इनका रचना देखते हैं कौन कौन हुए, ठीक है। तो इनका रचनाओं में देखते हैं, एक हुआ रसिक प्रिय। कौन? रसिक प्रिय। रसिक प्रिय 1591 में लिखा गया है, जो कि 16 प्रभाव में, प्रभाव मतलब खंड कह सकते हैं, तो अध्याय कहते हैं, ठीक है, क्या अध्याय में, 16 अध्याय में हुए, ठीक है। एक कैसा रचना है? नायिका भेद। याद रखिएगा, नायिका भेद रचना, ये पूछता है कौन सा नायिका भेद, तो नायिका भेद रसिक प्रिय है, ठीक है। अब दूसरा आता है कवि प्रिय। कवि प्रिय 1601 में लिखा हुआ, ये रचना आपको आधी होना चाहिए। कवि प्रिय 1601 में लिखा गया, ये भी कितना 16 प्रकाश में लिखा है, तो 16 प्रकाश मतलब 16 अध्याय में लिखा गया है। राय पर ये रचना क्या किस उद्देश्य से किया गया था? तो राय परवीन को शिक्षा देने हेतु, राय परवीन को शिक्षा देने हेतु, ठीक है। राय परवीन कौन थी? तो जो इंद्रजीत सिंह थे, इनकी एक गणिका थी। गणिका उस समय कह सकते हैं नृत्य करने वाली, और कहीं कहीं गणिका का अर्थ वैश्या से भी लगाया जाता है, लेकिन नृत्य करने वाली कह सकते हैं। तो राय परवीन को शिक्षा देने के लिए कौन सा केशवदास ने कौन सी रचना किया था? तो कवि प्रिय रचना। कब हुआ था? 1601 में हुआ था, ठीक। कितने अध्याय में है? 16, ठीक है, कितने 16 अध्याय में, 16 खंड में है, ठीक, कह सकते हैं। अब इसी रचना में केशवदास के कवि प्रिय में ही केशव के वंश परिचय मिलता है। क्या मिलता है? वंश परिचय किस रचना में मिलता है? वंश परिचय तो केशवदास के कवि प्रिय में मिलता है, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग। अब हम लोग आते हैं कि रामचंद्र, एक रचना इनका और हुआ रामचंद्रिका, ठीक है। रामचंद्रिका 1601 में लिखा गया, कवि प्रिय और रामचंद्रिका 1601 में लिखा गया। ये 39 खंड में, कितना है? 39 प्रकाश में है, राम कथा महाकाव्य है, ठीक है। और यही रचना है जो कि रामचरितमानस के, तुलसीदास के रामचरितमानस के, क्या रामचरितमानस के मतलब प्रतिस्पर्धा मतलब समझ रहे हैं ना, प्रतिस्पर्धा मतलब उसके जलन से, ठीक है, उसके दुश्मनी के रूप में इस तरह मान सकते हैं, प्रतिस्पर्धा, ठीक है। अब उसके रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में लिखा क्या? रामचंद्रिका लिखा, ठीक है। रामचंद्रिका लिखा किसने? केशवदास ने, हाँ, केशवदास ने, ठीक है। अब याद रखिएगा कि कितने में है? 39 प्रकाश में है, मतलब 39 अध्याय में है। राम कथा महाकाव्य है इसमें। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें ये रचना जो हुआ था रामचंद्रिका, मात्र एक रात में हुआ था। कितना? एक रात में किया गया रचना, एक रात में किया गया रचना, ठीक, एक रात में किया गया रचना, हाँ, रचना एक रात में किया गया रचना। एक रात में किया गया रचना कौन है? तो रामचंद्रिका है, ठीक है। एक ही रात में कर दिया रामचंद्रिका इतना बड़ा अध्याय, इतना अध्याय वाला रचना। ये तो पॉसिबल आज के समय में है जी, कितना विद्वान थे, अब जान ही सकते इससे। एक रात में किया गया रचना रामचंद्रिका है, ठीक है। किनका? केशवदास के। किनके प्रतिस्पर्धा में? तुलसीदास के रामचंद्रिका के। और अब आप लोग यदि जानते होंगे तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही कि रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में किसने कौन सी रचना लिखा, ठीक, किसने कौन सी रचना लिखा। यहां तक उम्मीद है बता लीजिएगा, नहीं तो छोड़िए, मैं ही बता दूंगा, नहीं तो आप लोग। तो याद रखिएगा, गुमान कवि थे, एक गुमान हुए, अभी बताएंगे ही, गुमान, ठीक है। गुमान कवि हुए, कौन हुए? गुमान कवि, हाँ, गुमान कवि हुए। इन्ना है, आप लोग थोड़ा राइटिंग बोल रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। गुमान कवि हुए जो कि रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में कौन सा रचना किया था? तो कृष्ण चंद्रिका। रामचंद्रिका, वहां कृष्ण चंद्रिका लगा देना, ठीक है, कृष्ण चंद्रिका, हाँ, चंद्रिका, कृष्ण चंद्रिका का रचना किया था, मात्र इसके प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। अब देखते हैं कि रामचंद्रिका क्या प्रतिस्पर्धा में लिखा गया था, ठीक है, किसका? तुलसीदास के रामचरितमानस का। अब इसके प्रतिस्पर्धा में किसने लिख दिया? तो कृष्ण चंद्रिका गुमान कवि ने, ठीक, गुमान कवि ने लिख दिया, गुमान कवि ने, ठीक है। और यही रचना के लिए, रामचंद्रिका रचना के लिए ही रामविलास शर्मा ने, रामविलास शर्मा बोलता हूँ, परशुराम, एक सेकेंड दी, मैं भूल जा रहा हूँ, आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी, क्या दिमाग से उठ जा रहा है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं क्या, छंदों का अजायब घर, ठीक है, छंदों का अजायब घर, ठीक है, अजायब घर। छंदों का अजायब घर किसको कहा है, तो रामचंद्रिका को। किसने, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। अब आते हैं कि एक और इनका रचना हुआ वीर सिंह चरित्र, ठीक है। वीर सिंह चरित्र कब हुआ, तो 1607 में, ठीक है। आश्रयदाता कौन थे, वीर सिंह चरित्र हुए। और वीर सिंह किसरे, इंद्रजीत के भाई थे इनका वीर सिंह, इन्हीं के आश्रयदाता में लिखा गया था। अब दूसरा, चौथा हुआ, पांचवा हुआ कौन, रतन बावनी। रतन बावना भी 1607 में लिखा गया था। यह वीर काव्य है, इंद्रजीत के भाई वीरता का वर्णन है, ठीक है, इसमें भी। अब विज्ञान गीता, अब याद रखिए, विज्ञान गीता भी याद रखना है, ठीक है। विज्ञान गीता 1610 में लिखा गया था। कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद हुआ, पद में अनुवाद किया गया, ठीक है। इसलिए इसका विषय वस्तु पूछता है, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रबोध चंद्रोदय का नाटक का अनुवाद है, ठीक है, विज्ञान गीता। अब सातवां है जहांगीर, ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है, 1612 में जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर के दरबार का वर्णन है, ठीक है। जहांगीर का दरबार का वर्णन जहांगीर जस चंद्रिका नाम से पता चल रहा है। छंदमाला, ठीक है, छंदों का वर्णन है, ठीक है। नक्सिक में राधा का नक्सिक बता दिया था, नक्सिक मतलब क्या होता है, पूरा वर्णन है। विशेषता क्या है, अब इसमें देखते हैं कि पूरा केशवदास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। केशवदास ने कवि प्रिया में अपने वंश परिचय दिया है, ये तो बता ही दिया था। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे, ये भी बता ही चुका था। शुक्ल ने केशव को कठिन हृदय नहीं, शुक्ल को कवि हृदय नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए। शुक्ल बोलते, याद रखिएगा। नगेंद्र बोलते भक्ति काव्य की वेगवती धारा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, ठीक है, इसको अच्छा से पढ़ेंगे थोड़ा। बोले कि नगेंद्र क्या बोलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, भक्ति काव्य की वेगवती धारा जो रीति पथ पर मोड़ने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी, प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का ही था। अब समझते हैं इसको कैसे, ठीक है। जो यहां से यहां चला आया, ठीक है, ये क्या हुआ, भक्ति काल, हाँ भक्ति काल, समझ जाइएगा। अब जो यहां खत्म हो गया भक्ति काल, और यहीं से स्टार्ट जस्ट होता है, सटे से क्या स्टार्ट होता है, तो रीति काल होता है, रीति काल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो यहां से भक्ति काल खत्म हुआ, ठीक है, जब अब ये गाड़ी कहाँ आ रहा है, मान लेते कि एक रोड है, ठीक है, रोड में एक गाड़ी बस चल रहा है, ठीक है, एक बस चल रहा है इस रोड में, अभी बस चल रहा है, तो ये बस चल रहा है, अभी रोड ही इधर है, तो क्या इस रोड में ही क्रॉस कर जाएगा ना। तो ये क्या बोलता है कि जो भक्ति भावना यहाँ से भक्ति काल से उठ के आया था, भक्ति भावना को ये रोड जो सीधा है, ये रोड मान लेते कि इधर यहाँ से एक कट है, ठीक है, एक मोड़ है, ये रीति काल है, ठीक है, रीति काल। तो ये जो रोड, ये रीति काल भी भूल जाइए, ठीक है, क्या है, ये सीधा वाला रोड हुआ भक्ति काल, ठीक है। लेकिन ये जो सीधा वाला आ रहा था, जो लहर भक्ति भावना भक्ति काल में जो चले आ रहा था, यहाँ केशवदास ने बस को यहाँ से पकड़ के, थोड़ा दूसरा पेन ले दीजिए, समझाता हूँ अच्छे से, कि एक बस इसमें इस रोड में चले आ रहा था, लेकिन केशवदास यहाँ खड़े थे एकदम लाठी लेके, ठीक है, क्या कर दिए, इस बस को बोलते कि नहीं जी चलिए यहाँ मुड़िए, रीति ग्रंथ में लिखिए, रीति काल में घुसिए। तो भक्ति भावना जो चले आ रहा था, इसको मोड़ दिया केशवदास ने, ठीक है, रीति ग्रंथकार के रूप में। वही बोलते हैं भक्ति काव्य की वेगवती धारा मतलब ये जो स्पीड में चली आ रही थी, रीति पथ पर मोड़ने वाला, रीति पथ, ई पथ रीति काल का रीति पथ हुआ, रीति पथ मतलब रास्ता, ठीक है। तो रीति काल के रास्ता में मोड़ने का काम किसने किया था, तो मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व, जब केशव यहाँ लाठी लेके खड़े थे तब ने जी, प्रभाव आदमी था ना, दबदबा था, तो प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभाव मतलब बल बुद्धि के साथ रहता था, प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। तो वो कौन हुए, यहाँ पे खड़ा लाठी लेके, केशवदास। तो केशवदास ने यहाँ बोले इधर से मोड़ो, तो यही रीति पथ में ले आए। समझ गए आप लोग, समझ गए होंगे। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं है, समझ गए होंगे। अब आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है। चिंतामणि त्रिपाठी को रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले रीति काल का प्रवर्तक माने हैं। क्यों, किस रूप में, तो अखंड परंपरा चलाने के रूप में। चिंतामणि त्रिपाठी का जन्म कितना, 1609 में, ठीक है, याद रखिएगा। अब विशेषता इन माना जाता है कि चिंतामणि सिर्फ 4 भाई थे। कौन, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जटाशंकर, ठीक है, याद रखिए। चिंतामणि कितने भाई थे, तो 4 भाई थे। कौन कौन, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, जटाशंकर, ये सब थे। अब आते हैं इनके रचनाओं पे, ठीक है, इनके रचनाओं पे। तो कवि कल्पतरु, इनके रचना हुए कवि कल्पतरु, सर्वांग निरूपण ग्रंथ है। सर्वांग निरूपण, सर्वांग तो सभी अंगों, सर्वांग क्या, सर्वांग सभी अंगों पे, क्या, सर्वांग सभी अंगों पे, ठीक है, अंगों पे, सभी अंगों पे। सर्वांग मतलब काव्य के सभी, क्या है, सभी अंगों पे बात करता है, ठीक है। सर्वांग निरूपण ग्रंथ सभी अंगों पे।
रस विलास, ठीक, कवि कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी याद रखिए नायिका भेद है, ठीक है। छंद विचार पिंगल, छंद विचार पिंगल, छंद विचार पिंगल याद रखिए प्राकृत पेंगलम के आधार पर लिखा गया है, प्राकृत पेंगलम के आधार पर लिखा गया है, ठीक है, प्राकृत पेंगलम। अब हिंदी रीति, ठीक है, अब हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आई, अतः रीति काल का आरंभ इन्हीं से माना जाना चाहिए, ये तो बता ही दिया था, शुक्ल बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कौन कौन से रचना, इनका रचनावाद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कवि कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार पिंगल। अब आते हैं मतीराम पे, किस पे आते हैं, मतीराम पे, ठीक है। मतीराम किनके भाई थे, तो चिंतामणि का भाई थे, तो रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, ठीक है, चिंतामणि से भी ज्यादा एक कदम कह सकते हैं इनके रचना माधुरता के कारण। तो इनका एक रचना है छंदसार, ठीक है, छंदों के बारे में बताया गया। रसराज, ठीक है, रसराज श्रृंगार निरूपण ग्रंथ है, यह ग्रंथ किसी भी आश्रयदाता को समर्पित नहीं है। अब क्या बोले थे उसमें कि रसराज मतीराम आश्रय में तो रहते थे, लेकिन अब जो जिसका आश्रम रहेगा उसका तारीफ करना पड़ेगा, उसको समर्पित करना ही पड़ेगा रचना, ठीक है, पुस्तक। लेकिन एक पुस्तक ऐसा है मतीराम का जो किसी आश्रयदाता को समर्पित नहीं है, ठीक है, कौन है, तो वो रसराज है, ठीक है, रसराज है। इसमें नायिका भेद का बात किया गया, ठीक है। अब ललित ललाम, ललित ललाम यह ग्रंथ बूंदी नरेश दीवान भाव, ठीक है, दीवान भाव सिंह के आश्रय में रचित अलंकार निरूपण ग्रंथ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ललाम आ जाए शब्द, ठीक है, ललाम, और तो जो ललाम जब आ जाए शब्द में, ठीक है, और एक और भूषण, ललाम, भूषण, ठीक है, ये सब शब्द में आ जाए तो समझ लीजिएगा कि आप लोग वो अलंकार ग्रंथ है, ठीक है, अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ लास्ट में, ठीक है, ललित ललाम आ गया मतलब अलंकार ग्रंथ है, तो कौन रीति ग्रंथ है, कौन अलंकार ग्रंथ है, ये सब याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछता है उस तरह से। ललित ललाम क्या है, यह ग्रंथ बूंदी नरेश दीवान भाव सिंह के आश्रय में रचित अलंकार निरूपण ग्रंथ है, ठीक है। फूल मंजरी, क्या फूल मंजरी, फूलों के बारे में लिखा है। फूल मंजरी 60 दोहा, ठीक है, 60 दोहा है और 60 तरह का फूल का वर्णन है इसमें, ठीक, प्रत्येक दोहा में एक फूल का वर्णन है, ठीक है। एक बार गुलाब फूल का, एक बार कमल फूल का, एक बार गेंदा फूल का, एक बार जूली फूल का, जो भी मतलब जूही फूल का चित्रण है मिलता है इसमें, ठीक है। अब आते हैं कि शुक्ल क्या बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप इससे पहले सुन लीजिए कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और यहाँ पे नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस ये सब का फिर तैयारी करवाया जाता है सभी, और तैयारी होता है इस तरह एग्जाम का प्रॉपर रूटीन देख के, ठीक है, उनके सिलेबस के अनुसार। तो आप एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछेगा, आप लोग ये चीज़ें निश्चिंत रहें, अपना नोट्स बनाते रहें और याद करते रहें, रिवीजन करते रहें। और बीच बीच में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो उसमें क्विज होता है, उसमें टेस्ट के रूप में क्विज होता है, तो उसमें भी जुड़े हैं आप लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये आप देखते हैं कि शुक्ल इसका सच्चा बोलते हैं, इसको मतीराम को बोलते हैं कि इनका सच्चा हृदय कवि था। किनका, मतीराम का सच्चा हृदय कवि किसको कहा है, तो मतीराम को, ठीक है, किसको कहा है, मतीराम को, हाँ, मतीराम को कहा है। अब शुक्ल बोलते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधित्व कवियों में पद्माकर को छोड़कर और किसी कवि में मतीराम की सी चलती भाषा होगा, ठीक है, चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलता, ठीक है, चलती भाषा और सरल व्यंजना। मतलब रीतिकाल में दो एक आदमी हुआ, कौन, पद्माकर हुए एक और एक मतीराम, ठीक है, पद्माकर और प्लस मतीराम, हाँ, मतीराम, इन दोनों का भाषा इतना अच्छा था जो और किसी कवि में नहीं मिलता है। कौन कौन, मतीराम, पद्माकर को क्या बोलते हैं, कोटेशन दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, क्या बोलता है, इनका सच्चा कवि हृदय बोला था। अरे एक और बोलता है, ठीक है, प्यारा कवि, एक और बोलता है कि प्यारा कवि, ठीक है, प्यारा कवि किसको बोलता है, तो भक्ति काल में पढ़ा चुका हूं, आप लोग को कमेंट कीजिएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने प्यारा, जनता का प्यारा कवि किसको कहता है, जनता का प्यारा कवि, जनता का प्यारा कवि किसको कहा है। चलिए अब जो भी बच गया अब पढ़ेंगे अगला क्लास में, कोशिश करेंगे 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाए रीतिकाल, परीक्षा उपयोगिता की दृष्टि से देखेंगे, ना कि ज़्यादा इसके साथ में। चलिए अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो नहीं इसमें आया होगा कम से कमेंट कीजिएगा, उससे क्या होगा अगला क्लास में वो चीज़ ऐड करके फिर से बताएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, ये एक बात और ये याद रखिएगा, ठीक है, रीतिबद्ध कवि कौन हुए, रीति सिद्ध कौन हुए, ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त कवि कौन हुए, तो ठीक है। जैसे रीति सिद्ध में हम लोग रीति मुक्त में क्या पढ़े थे, ठीक, घनानंद, ठीक है, घनानंद पढ़े थे, आलम बताए थे, बोधा बताए थे, और द्विजदेव बताए थे, द्विजदेव बताए थे, ठीक। ये सब क्या हुआ, रीति सिद्ध में क्या हुआ, बिहारी, सेनापति,
और रीति पद में क्या आता है, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, देव, ये सब, पद्माकर, ये सब क्या आते हैं, ये सब आते हैं रीति पद में। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग।